Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's economics class, we will discuss about India and international financial institutions. Let's start without wasting any time. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे इंटरनेशनल लेवल पर काफी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर कंट्रीज को फाइनेंशियली हेल्प भी करते हैं, साथ में कुछ चीजों के ऊपर ध्यान भी रखते हैं। जैसे कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट, आप आईएमएफ का नाम सुनते हो। आईएमएफ क्या करता है? कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशंस को देखता है, किसी कंट्री को अगर लोन की जरूरत है तो उसके लिए उसको हेल्प करता है। वैसे ही आपका सेम है वर्ल्ड बैंक। तो अभी हम इन सभी को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। 1930s के टाइम पीरियड के अंदर यूएसए के अंदर ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन आई थी और यूएसए की जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। उसके बाद वर्ल्ड लेवल के ऊपर क्या देखा गया कि हमें इकोनॉमिक कॉपरेशन और डेवलपमेंट की जरूरत है और उसके लिए हमें वर्ल्ड लेवल के ऊपर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बनाना चाहिए जो अगर फ्यूचर के अंदर हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व कर सके। इसके लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर 44 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? ब्रिटेन वुड्स के अंदर हुई। ब्रिटेन वुड्स कहाँ है? यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स में। कब हुई? जुलाई 1944 में। और इसके अंदर फॉर्मेशन हुई किसकी? ब्रिटेन वुड्स ट्विंस की। और ब्रिटेन वुड्स ट्विंस में आपकी दो ऑर्गेनाइजेशन आती है, दो इंस्टीट्यूशंस आते हैं। पहला इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ और दूसरा वर्ल्ड बैंक डब्ल्यूबी। लेट डिस्कस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देन वी विल मूव टू वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्रिएट कब हुआ? 1945 में। स्पेशलाइज्ड एजेंसी किसकी है? यूनाइटेड नेशंस की। मेंबरशिप आज के टाइम पर कितनी है? 191 कंट्रीज आईएमएफ की मेंबर है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर्स में से आईएमएफ की, मतलब जब 1945 के अंदर आईएमएफ बना, इंडिया जभी से आईएमएफ की मेंबर है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन के अंदर है, यूएसए। अब गवर्नेंस का स्ट्रक्चर देखें अगर हम आईएमएफ का, तो उसके अंदर एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है जिसके अंदर क्या होता है, जितनी कंट्रीज, अब 191 कंट्रीज हैं, उन सभी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के हेड या फिर फाइनेंस मिनिस्टर्स में से कोई भी एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या होता है? ये नॉर्मली डे टू डे मैनेजमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं और टोटल आपके 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आईएमएफ के अंदर होते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर सिर्फ एक होता है जिसको चूज किया जाता है बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। अब आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि करंट में आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। अब प्राइमरी एम्स की बात करें अगर हम आईएमएफ की, तो आईएमएफ का क्या काम है? आईएमएफ का काम है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड चीजों को देखना कि इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड जो है वो कैसी चल रही है, कितनी ग्रोथ चल रही है, कैसे एक्सपेंड हो रही है, और उन सारी चीजों को बैलेंस आउट करना। साथ में एक्सचेंज की स्टेबिलिटी को मेंशन करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड चीजों को हैंडल करना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो आपका बीओपी हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि उससे रिलेटेड कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही है, किसी नेशन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और साथ में ही इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मॉनेटरी कॉपरेशन को अवेयर करना और मॉनेटरी कॉपरेशन से रिलेटेड चीजों को इनहेंस करना। अब इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम बाय, अब आईएमएफ ये चीजें कैसे कैसे करता है? आईएमएफ क्या करता है, वर्ल्ड लेवल के ऊपर जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, 191 कंट्रीज की जो इकोनॉमीज हैं उनके ऊपर नजर रखता है। कैसे नजर रखता है? एक यूज करता है बाइलेटरल सर्वेलेंस के सिस्टम को। इसके अंदर क्या होता है कि वंस इन अ ईयर आईएमएफ क्या कंडक्ट करता है, एक डेप्थ एनालिसिस कंडक्ट करता है ईच मेंबर कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन का। जितनी भी 191 नेशंस हैं, हर साल उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को आईएमएफ बहुत डीपली मेजर करता है, सर्वेलेंस करता है और देखता है कि इस कंट्री की इकोनॉमी कैसी चल रही है। साथ में मल्टीलेटरल सर्वेलेंस भी होता है। इसके अंदर क्या होता है, पूरा एनालिसिस लिया जाता है
कि अभी के इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं, रिसेंटली ग्लोबल लेवल के ऊपर कौन सी चीज ज्यादा डिमांड में है, कौन सी चीज कम डिमांड में है, इकोनॉमी की कैसी कंडीशन चल रही है, और उस हिसाब से ही जो कंट्रीज हैं वो कौन सी कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी कम परफॉर्म कर रही है, किसको डेवलपमेंट की जरूरत है, किसको मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, किस कंट्री को बीओपी से रिलेटेड डिफिकल्टीज आ रही हैं, कहाँ पर ट्रेड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, उन सारी चीजों को भी आईएमएफ देखता है। अब आईएमएफ के अंदर क्या होता है, एक कोटा होता है। कोटा किस टाइप से होता है, अब आईएमएफ में, और हम जब यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, या फिर हमने हमारे इन्वायरमेंट वाली क्लासेस के अंदर इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूशंस को देखा था इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उनमें और आईएमएफ में क्या डिफरेंस है, दैट कि उन सभी में क्या था, जितनी मेंबर कंट्रीज होती थी सभी के पास सेम पावर होती थी, सेम लेवल ऑफ पावर होती थी, और सभी वोट कास्ट करते थे, और सभी कंट्रीज की जो वोटिंग पावर थी वो भी सेम थी। बट जब हम आईएमएफ की बात करते हैं तो आईएमएफ में क्या होता है, जिस कंट्री का कोटा ज्यादा, उसी कंट्री की वैल्यू ज्यादा, उसी कंट्री के पास ज्यादा वोटिंग राइट्स जब भी डिसीजन की बात आएगी तो। अब उसके अंदर चीजें कैसे वर्क करती हैं, अब कोटा सिस्टम क्या होता है कि एक एसडीआर होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। वो कैसे मिलते हैं कि जो कंट्री ज्यादा आईएमएफ के अंदर कंट्रीब्यूट करती है उस कंट्री की वैल्यू ज्यादा होती है, उस कंट्री का कोटा ज्यादा होता है, और उस हिसाब से उसी कंट्री की आईएमएफ के अंदर पावर भी ज्यादा होती है। जैसे अगर हम करंट में देखें तो जो यूएसए है उसके पास सबसे ज्यादा कोटा है आईएमएफ के अंदर, बिकॉज यूएसए सबसे ज्यादा आईएमएफ के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए आईएमएफ में सबसे ज्यादा पावर भी किसकी चलती है, यूएसए की ही चलती है, और आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, यूएसए ही है। अब मेनली जो ये चीजें होती हैं, कोटा वाला सिस्टम होता है, एक तो होता है कि आपका 75% जो चीजें होती हैं वो आपकी खुद की करेंसी में चलते हैं, जिस कंट्री की जो करेंसी हो। वहीं जो एसडीआर होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, उसके अंदर मेनली आपकी 5 करेंसीज को वैल्यू मिली हुई है, उन 5 करेंसीज के अंदर ही वो चीजें एक्सेप्टेड हैं। वो 5 करेंसी कौन कौन सी हैं, एक आपकी यूएस डॉलर, एक आपका यूरो, एक आपका येन, और एक पाउंड, और एक चाइना की करेंसी। मेनली आपकी मान सकते हो जो मेजर आपकी 5 कंट्रीज है, रशिया, रशियन करेंसी, जापान, जापान की करेंसी हो गई, आपकी यूएस की करेंसी हो गई, और आपकी जो यूरोप की या फिर ब्रिटेन की मान सकते हो जो पाउंड हो गई, और एक आपकी चाइना की करेंसी। मेनली ये 5 करेंसीज ऐसी हैं जिनके ऊपर वो चीज लागू की जाती है। और मेनली अगर आप देखोगे जो प्रायोरिटी वाइज भी देखा जाएगा तो भी जो 5 कंट्रीज आप यूएन के अंदर, जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर जिन 5 कंट्री की आप सुप्रीमेसी देखते हो, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, उन्हीं की आपको मेनली आईएमएफ के अंदर भी ज्यादा सुप्रीमेसी मिलेगी। बस डिफरेंस एक जापान का आता है कि जापान सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जापान की इंपॉर्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रांस और यूके, बिकॉज फ्रांस और यूके की करेंसीज को कंसिडर नहीं किया जाता, यहाँ पर डायरेक्ट यूरो को कंसिडर किया जाता है और पाउंड को कंसिडर किया जाता है, जिनको आप स्पेसिफिकली ब्रिटेन या फ्रांस की करेंसी नहीं बोल सकते। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात करें तो उनका भी जनरल कोटा होता है, जो रेगुलर इंटरवल्स के टाइम पर उन चीजों का रिव्यू लिया जाता है, और रिव्यू लेने में 5 ईयर से ज्यादा का टाइम नहीं लगाया जाता। अब चेंजेस इन कोटा जो होता है मस्ट बी अप्रूव्ड कैसे होना चाहिए, 85 मेजोरिटी ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अब वोटिंग पावर भी आईएमएफ में ऐसा नहीं है 191 कंट्रीज है सभी के पास सेम वोटिंग पावर है, नहीं, वोटिंग शेयर भी अलग अलग है, डिपेंड ऑन कौन सी कंट्री कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए के पास वोटिंग पावर है 16.52%, वहीं चाइना के पास वोटिंग पावर कितनी है 6%, इंडिया के पास कितनी है 2.6%। डिपेंड्स ऑन कौन सी कंट्री आईएमएफ के अंदर कितना कोटा कंसिस्ट करती है। अब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एसडीआर जिसकी अभी हम बात करते हैं, सिंपल है, क्या है, एक इंटरेस्ट बियरिंग इंटरनेशनल रिजर्व असेट है। अब ऐसा नहीं है, कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आप वहां पर कैश लेकर पहुंच जाओगे कि इंडिया तो गया, इंडिया ने 500 करोड़ वहां पर कैश जमा करा दिया, नहीं, इट इज ऑन द पेपर फॉर्म, कि पेपर फॉर्म में आपको वहां पर चीजें
दिखानी होती है पेपर फॉर्म में, आपको आपका कोटा और आपकी डिटेल्स और आपकी सारी चीजें दिखानी होती है। ये सिस्टम एसडीआर वाला कब से स्टार्ट किया आईएमएफ में? 1969 से, जब फॉर्मेशन हुई थी 1945 में, जब एसडीआर का प्रोविजन वहां नहीं था। और अब एसडीआर से ही क्या होता है, एसडीआर अलोकेट किया जाता है किससे? कोटा के सब्सक्रिप्शन के बेसिस के ऊपर, और फिर जो वैल्यू होती है एसडीआर की वो किसकी बास्केट में होती है? 5 मेजर करेंसीज की बास्केट के अंदर वो चीज काउंट की जाती है। और 5 मेजर करेंसी कौन सी है आपकी? यूएस डॉलर, यूरो, येन और पाउंड, ये सभी आपकी मेजरली 5 करेंसीज को काउंट किया जाता है। अब क्राइटेरिया क्या है एसडीआर बास्केट का? क्राइटेरिया ये है, इफ द मेंबर इज वन ऑफ द टॉप 5 एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड, कि क्या तो आप वर्ल्ड के अंदर टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से होने चाहिए, जिनके अंदर आपके यूएसए और चाइना इंक्लूड है। बिकॉज ये इंपोर्ट, भले ही कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं बट फिर भी ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से आते हैं। एंड दूसरा, डिटरमाइन टू बी फ्रीली यूजेबल करेंसी बाय द आईएमएफ, कि दूसरा उनको डिटरमाइन किया हो, आईएमएफ ने क्या डिटरमाइन किया, उस करेंसी को डिटरमाइन किया एज अ फ्रीली यूजेबल करेंसी। वही क्राइटेरिया है किसके अंदर? एसडीआर बास्केट के अंदर इंक्लूड होने का। तो सिंपल आप मान सकते हो, जो वर्ल्ड के टॉप 5 एक्सपोर्टर कंट्रीज चल रही है, उन्हीं की जो करेंसी है उसकी वैल्यू एसडीआर के अंदर है, और उन्हीं करेंसीज को, जो टॉप 5 करेंसीज एसडीआर के अंदर काउंट की जाती हैं, वो भी उन्हीं कंट्रीज से वो करेंसीज बिलोंग करती हैं। लैंडिंग बाय आईएमएफ, आईएमएफ के अंदर लैंडिंग कैसे होती है? सिंपल चीजें होती हैं, एक आपका गोल्ड ट्रेंच होता है, एक आपका रिजर्व ट्रेंच होता है। इसके अंदर क्या होता है? इट इज द बोरोइंग ऑफ फर्स्ट 25% ऑफ द मेंबर्स कोटा एंड इट कैन इजीली ड्रॉन बाय कंट्रीज विद बीओपी प्रॉब्लम्स। अब चीजें क्या होती है, आपने कोई चीज कंट्रीब्यूट कर दी आईएमएफ के बाद, अब आप जैसे चाहो उसको वापस नहीं ले सकते। एक आपका होता है कि जो शुरू का 25% है, आपने जितना भी टोटल वहां पर आईएमएफ के पास है, उसका जो शुरू का 25% है आपका जो मेंबर कोटा, उसको आप बहुत इजीली कंट्रीज जो है वो ड्रॉन कर सकती हैं, वापस ले सकती हैं। आप कोई भी इशू दिखा सकते हैं उसके लिए, आपने कोई भी बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड इशू दिखा दिया, ट्रेड से रिलेटेड जो भी इशू दिखाया, और वो चीजें आपकी हो जाएंगी। और फर्स्ट क्रेडिट के ऊपर क्या होता है? नो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट क्रेडिट रेंज इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। बट क्या होता है, आपने जो चीजें आईएमएफ से ड्रॉन की, आईएमएफ से जो पैसा आपने ड्रॉ किया, कि आपके पास कोई भी कंडीशन आई, सिंपल सी चीज है, कोई अफ्रीकन कंट्री मान लो, एक अफ्रीकन कंट्री है, उसके पास सिचुएशन उसकी क्रिटिकल है, उसको पैसे की जरूरत है, उसने आईएमएफ से उन चीजों की लैंडिंग की, आईएमएफ से वहां से चीजें उठाई। अब क्या है, उस कंट्री को वो चीजें रीपेमेंट भी करनी पड़ेंगी, और जो रीपेमेंट का ऑप्शन होता है व्हेन इट कम्स टू गोल्ड ट्रेंच, जो वो रीपेमेंट का ऑप्शन होता है वो आपको बहुत जल्दी करना होता है, नियर अबाउट 3 to 5 years का टाइम पीरियड होता है, जिसके अंदर आपको उस लैंडिंग की जो रीपेमेंट है वो करनी पड़ेगी। एंड साथ में क्या होता है कि जो फर्स्ट आपकी लैंडिंग होती है, जो आपका फर्स्ट क्रेडिट होता है, उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। और चीजों के ऊपर बेसिकली होता है कि कुछ अमाउंट की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ और तरीके की प्रॉब्लम होती है, क्रेडिट प्रॉब्लम होती है, इस तरह से जो चीजें होती हैं वो वर्कआउट करती हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इट जस्ट थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस चीज को समझ सकते हैं। ज्यादा कंडीशन, कुछ ड्राइंग्स के ऊपर आप कुछ अमाउंट ऑफ पैसा ले रहे हो वहां से, कुछ लैंडिंग्स के ऊपर ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती जब आईएमएफ से लैंडिंग्स ली जाती हैं, कुछ के ऊपर ज्यादा लैंडिंग्स होती हैं, चाहे वो रिलेटेड टू क्रेडिट हो, रिलेटेड टू इंटरेस्ट हो, वो चीजें अलग है, वो काफी फिर डीप कॉन्सेप्ट चला जाता है जो हमारे यूपीएससी से बाहर है। अब ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आपकी आईएमएफ पब्लिश करता है, जैसे आपकी एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट हो गई, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड फिस्कल मॉनिटर। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक भी सेम 1944 के अंदर फाउंड किया गया एज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। जो नॉर्मली फॉर्मल नेम जो वर्ल्ड बैंक का लिया जाता है वो आपका है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और बाद में इसको लिटरली वर्ल्ड बैंक पॉपुलरली बोला जाता है, ऑफिशियली नाम अब भी यही है। इसके अंदर और ज्यादा विद इन अ ग्रुप एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाया गया जिसके अंदर 5
डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को ऐड किया गया। एंड द टर्म वर्ल्ड बैंक को मेनली 2 ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज करते हैं, IBRD एंड IDA। इन दोनों को कंबाइन करके आपका क्या बनता है, वर्ल्ड बैंक टर्म यूज की जाती है। हेडक्वार्टर सेम, वॉशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं IBRD, कितने मेंबर्स हैं, 189 मेंबर्स हैं। काम क्या है, सिंपल सा काम है, लोन देना काम है। मेनली IBRD का सबसे ज्यादा रोल कब देखा गया था, जब पोस्ट वॉर यूरोप की कंडीशन को सुधारना था, जब मेजर कंट्रीब्यूशन किसने दिया था, IBRD ने। एंड इट ऑफर्स असिस्टेंट टू मिडिल इनकम एंड पुअर बट क्रेडिट वर्थी कंट्रीज। मतलब कि नॉर्मली इंटरनेशनल बैंक किसके लिए हेल्प करता है, काफी कंट्रीज को हेल्प करता है जो मिडिल इनकम की है, कुछ पुअर कंट्रीज हैं, बट साथ में वो क्रेडिट वर्थी कंट्रीज भी होनी चाहिए। मतलब उन कंट्रीज के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर IBRD उनकी हेल्प कर रहा है, उनको कोई लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उस लोन को पे बैक कर सके। अब देखते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इसके अंदर आपके 173 मेंबर्स हैं। फाउंडेशन हुई थी 1960 के अंदर। एंड ये ज्यादा इंफेसिस किन पे रखती है, जो पुअरेस्ट कंट्री है, जिनके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है, और उनका जो लोन है वो किसके, क्रेडिट के फॉर्म में वापस आएगा, और मेनली इंटरेस्ट फ्री लोन उनको मिलता है। नेक्स्ट आपके इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, जिसके कितने मेंबर्स हैं, 185 मेंबर्स हैं। फाउंडेशन कब हुई थी, 1956 के अंदर। किसको प्रमोट करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए, फॉरेन और लोकल लेवल के ऊपर। नेक्स्ट है आपका मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मिगा, 182 मेंबर्स हैं इसके अंदर। सेम किस इंश्योरेंस, किसके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं मेगा, अगेंस्ट द पॉलिटिकल रिस्क। अगर कोई भी इंस्टेबिलिटी टर्मोइल किसी कंट्री के अंदर आता है, मेनली किसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर, तो उस टाइम पे मेगा हेल्प करता है उस चीज से रिकवर होने के लिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, 155 मेंबर्स आपके हैं। और इसके अंदर क्या है, सेम वही सेटलमेंट की अगर लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट और किसी लोकल कंट्री की कोई भी डिस्प्यूट रिलेटेड चीजें हुई, कुछ भी ऐसी कंडीशन हुई, तो वहां पर किसका रोल आता है, ICSID का, जो उस केस में आपको लोन की हेल्प कर सकती है। अब बाकी सारे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी मीगा है, आईडिया, सबका इंडिया मेंबर है, ICSID का इंडिया मेंबर नहीं है। अब मेंबरशिप के 2 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। पहला है टू बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक अ कंट्री मस्ट फर्स्ट ज्वाइन IMF। अगर आप IMF के मेंबर हो तो ही आप वर्ल्ड बैंक के मेंबर बन सकते हो। अगर आप IMF के मेंबर नहीं तो आप वर्ल्ड बैंक के मेंबर नहीं बन सकते। वैसे ही IDA, IFC और मेगा, इन तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, इनकी मेंबरशिप आपको ऐसे ही नहीं मिल सकती। आप सोचो, कोई कंट्री सोचे मैं वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं वर्ल्ड बैंक ज्वाइन नहीं करूंगी, कोई भी कंट्री ऐसा सोचे, और वो सोचे कि लेकिन मुझे IDA का मेंबर बनना है, सिर्फ IDA का मेंबर बनना है, और मुझे IBRD का मेंबर नहीं बनना, वर्ल्ड बैंक का कंप्लीटली मेंबर नहीं बनना। या कोई कंट्री सोचे मुझे IFC का मेंबर बनना है, लेकिन मुझे कंप्लीटली पूरे वर्ल्ड बैंक का मेंबर नहीं बनना, मतलब इन द टर्म वर्ल्ड बैंक या फिर IBRD का मेंबर नहीं बनना, तो ऐसा कंट्री नहीं कर सकती। अगर आपको इन तीनों की मेंबरशिप चाहिए, इन तीनों में से किसी एक की मेंबरशिप चाहिए या तीनों की मेंबरशिप चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन है, पहले आपको IBRD का मेंबर बनना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिंपल है, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, और जो प्रेसिडेंट होता है वो वर्ल्ड बैंक का, वो कहाँ से आता है, लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो कंट्री होती है वर्ल्ड बैंक के अंदर, उसी कंट्री से प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए आपका यूएसए ही लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, और यूएसए से ही जो वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो इलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बैंक्स। पहला है एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्टेब्लिश हुआ था 1966 में। मेनली स्टेब्लिश किया गया था जो एशिया का रीजन है, ईस्ट वाला, जो आप ये फिलीपींस वगैरह साइड का रीजन देखते हैं, फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इस रीजन के अंदर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की फॉर्मेशन की गई थी। आज के टाइम पीरियड में 69 मेंबर्स हैं, 69 कंट्रीज हैं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का के अंदर इंक्लूडेड है। ऑफिशियली ये यूएन के ऑब्जर्वर्स के अंदर भी एशियन डेवलपमेंट बैंक को काउंट किया जाता है। हेडक्वार्टर आपके मनीला,
फिलीपींस के अंदर है। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की बात करें तो एक प्रेसिडेंट होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बात करें तो ईच मेंबर से, अगर आपके सपोज करो यहाँ पर 69 मेंबर, सपोज क्या करो 69 मेंबर्स ही हैं, 69 मेंबर्स हैं तो यहाँ पर आपके 69 ही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो जाएंगे। और फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स किसको बनाएंगे, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, जो गवर्नर्स है उन्हीं के अंदर से वो ही 12 मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, किसके लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। नेक्स्ट है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, फाउंडेड बाय ब्रिक्स नेशन। जो आपके ब्रिक्स नेशंस हैं पहले, अब तो ब्रिक्स जो नेशंस हैं उनकी नंबरिंग बढ़ चुकी है, लेकिन जो फाउंडिंग मेंबर्स थे ब्रिक्स के, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक की फॉर्मेशन की थी। कब की थी, 6th ब्रिक्स समिट के अंदर की थी 2014 के अंदर। और ये समिट कहाँ हुई थी, ब्राजील के अंदर ये समिट हुई थी। इनिशियली ऑथराइज्ड कितनी कैपिटल की गई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक को, नियर अबाउट $100 बिलियन। अब जो फर्स्ट चेयर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर था वो कहाँ से था, रशिया से था। फर्स्ट चेयर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ से था, ब्राजील से था। और फर्स्ट प्रेसिडेंट बैंक का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का कहाँ से था, इंडिया से थे। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर कहाँ पर है न्यू डेवलपमेंट बैंक के, शंघाई चाइना के अंदर। फंक्शन क्या है, सिंपल, वही जो ब्रिक्स के एफर्ट्स, ब्रिक्स किसके लिए काम करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, इकोनॉमी को और ज्यादा डेवलप करने के लिए, इसी एशिया रीजन के अंदर ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर। तो वो सेम काम न्यू डेवलपमेंट बैंक का है कि इन्हीं कंट्रीज के अंदर ग्रोथ को और ज्यादा वो फॉरवर्ड ले जा सके और ज्यादा फास्ट ग्रोथ को कर सके। नेक्स्ट है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो फोकस करता है किस पे, एशिया को डेवलप करने के अंदर। बट इसके अंदर मेंबर आपको पूरे वर्ल्ड से मिल जाएंगे, बट मेनली फोकस कहाँ रहता है, एशियन कंट्रीज के अंदर ही रहता है। मेंबर्स कितने हैं, 110 कंट्रीज इस बैंक की इस मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग के अंदर है। बीजिंग कहाँ है, चाइना के अंदर है। ऑर्गेनाइजेशन देखें तो क्या है, AIIB की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कैसे होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 1 गवर्नर और एक अल्टरनेट गवर्नर, कि अगर गवर्नर ना हो, अपॉइंटेड बाय ईच मेंबर कंट्री। 110 कंट्रीज हैं तो उतने ही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर मेंबर हो गए। और वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन ऑफ द बैंक्स जनरल ऑपरेशन एंड एक्सरसाइजिंग ऑल पावर्स डेलीगेटेड टू इट बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वो क्या काम करते हैं, जो काम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उनको दिया हो। नेक्स्ट है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। ये एक फाइनेंशियल प्रोवाइडर है, किसको, अफ्रीकन गवर्नमेंट को और कुछ प्राइवेट कंपनीज को, जो अफ्रीका रीजन के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर रही है या करने वाली है। फाउंडेशन कब हुई थी, 1964 में। करंट टाइम में मेंबर्स कितने हैं, 81 मेंबर्स हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का। हेडक्वार्टर कहाँ है, आपके अबीजान के अंदर है। नेक्स्ट है आपका यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, EBRD। इसका इनिशियल फोकस किसके अंदर था, जो यूरोप का ईस्टर्न ब्लॉक है, यानी जो आपका ये इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इस साइड के जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर रीजनली स्टार्टिंग में फोकस था। लेकिन अब बाद में फोकस जो एक्सटेंड होकर कहाँ हो गया, सेंट्रल यूरोप के अंदर भी फोकस इंक्रीज हो गया, साथ में सेंट्रल एशिया के रीजन में भी इस बैंक का जो फोकस था वो इंक्रीज हो गया। फाउंडेशन कब हुई थी, 1991 के अंदर हुई थी। मेंबर्स आज के टाइम पीरियड के अंदर कितने हैं, 73 मेंबर्स। इंडिया ने एज अ 69th मेंबर इस बैंक के अंदर ज्वाइन किया था। कब किया था, 2018 में किया था, मोदी गवर्नमेंट के अंदर ही किया था। हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट आपका इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ग्रुप, ISDB। फोकस किस पे करता है, इस्लामिक फाइनेंस पे करता है। इस बैंक के अंदर मेंबर बनने के लिए एक और कंडीशन है कि एक इस्लामिक कॉर्पोरेशन है जो इस्लाम को प्रमोट करने के लिए बनी हुई है। उस इस्लामिक कॉर्पोरेशन के अंदर जो कंट्रीज मेंबर हैं वही इस बैंक के अंदर भी मेंबर बन सकती है। तो इंडिया इसलिए इस बैंक का मेंबर नहीं है। मेनली आपको जो इस्लामिक स्टेट्स हैं वही इस बैंक की मेंबर मिलेंगे। जो सऊदी अरेबिया है वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इस बैंक के अंदर। फाउंडेशन कब हुई थी, 1975 के अंदर हुई थी। मेंबर्स आज के टाइम पीरियड में कितने हैं, 57 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिद्दा, साउथ अरेबिया में ही इसके हेडक्वार्टर है। और इंडिया इस बैंक ग्रुप की मेंबर नहीं है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ लैटिन अमेरिका, जिसको नॉर्मली CAF भी बोला जाता है।
अब ये CAF की फुल फॉर्म क्या है? सिंपल सी है, सिंपल तो नहीं है लेकिन फिर भी, कॉर्पोरेशन एंडीना डी फोमेंटो, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म याद ना भी रहे, वैसे भी अगर गलती से एग्जाम में आ गया तो भी हमें याद आ जाएगा। फाउंडेशन कब हुई थी? 1968 के अंदर हुई थी। मेंबर्स कितने हैं? 20 मेंबर्स है। इंडिया इस बैंक का भी पार्ट नहीं है, तो सिंपल सी बात, अगर इंडिया पार्ट नहीं है तो फिर भी एग्जाम में आने के चांसेस तो इस बैंक के नहीं है। बट फिर भी हम कोई चीज स्किप नहीं कर सकते। हमें, अगर हम यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि बेसिक्स और ऊपर ऊपर से तो हम सभी टॉपिक्स को कवर बिल्कुल अच्छी तरीके से करें। कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं होना चाहिए कि आप एग्जाम में उस टॉपिक का नाम देखो या उस टॉपिक से रिलेटेड देखो और आपको ये भी ना पता हो कि ऐसा कोई टॉपिक एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। हेडक्वार्टर कहाँ है? कारकस वेनेजुएला के अंदर इस बैंक के हेडक्वार्टर हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और आपको कोई भी इंपॉर्टेंट जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो।